नमस्कार साथियों। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री में जो लगातार हमारे टॉपिक चल रहे थे, जिनमें लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनमें जो 18 प्रकार की जो अभिक्रिया थी उनको हमने अच्छे से देख लिया था। और उसके बाद में हमने पढ़े थे कैटालाइसिस, और कैटालाइसिस के बाद में हमने पढ़े थे कैटालाइज यानी कि उत्प्रेरण और उत्प्रेरक, उनको भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे कार्बन। अब कार्बन क्या होता है इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कार्बन किस भाषा का शब्द होता है। जो कार्बन शब्द होता है वो किस भाषा का होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, एटॉमिक मास, और इसका सिंबल क्या होता है। इन जो सभी जो बेसिक जानकारी होती है कार्बन के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन किस भाषा का शब्द होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कि कार्बन ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब ये जो ग्रीक भाषा होती थी, ये इस भाषा में कार्बन का जो अर्थ था ना ग्रीक भाषा में, वो क्या होता था, कार्बो। अब ये कार्बो होता था तो इसका मतलब ग्रीक भाषा में क्या अर्थ इसका निकलता था, तो इसका मतलब निकलता था ग्रीक भाषा में इस कार्बो का जो अर्थ होता था वो निकलता था क्या, काला या श्याम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लैक हो गया, मतलब ब्लैक। अब देखो आप, कार्बन किस भाषा का शब्द है, पहला प्रश्न यहाँ से पुट अप होता है। कार्बन ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और जो ग्रीक भाषा में कार्बन का जो अर्थ होता है वो होता है कार्बो, और कार्बो का जो अर्थ होता है ग्रीक भाषा में वो क्या होता है, काला या श्याम। फिर हम ये मालूम होना चाहिए कि जो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और जो सिंबल होता है वो भी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। फिर हम देखेंगे क्या, एटॉमिक मास जो कि होता है कितना, 6 दूनी 12। और अगर फिर देखते हैं इसका सिंबल, और सिंबल की बात करते हैं तो इसको सी से हम डिनोट करते हैं, और लेकिन इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो 12 में होता है ये इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ये सब चीज़ जानने के बाद अगर कार्बन को हम इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, या लगा के, ये यहाँ से सी और ये यहाँ पर 12, इस जो ये द्रव्यमान होता है मतलब एटॉमिक मास होता है, इसको यहाँ पर भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये थी कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी। और दूसरी बात, इसके बाद जो इसका उपकोष होता है यानी कि किस उपकोष का तत्व होता है कार्बन, ये भी मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं उपकोष की, तो उपकोष की जैसे बात करते हैं तो ये पी ब्लॉक का क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, पी ब्लॉक का तत्व होता है। और पी ब्लॉक का क्यों होता है, क्योंकि देखो ये कार्बन है, गौर करिएगा इधर, ये कार्बन है, कार्बन 6, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p6, 2p2 होगा क्योंकि 2 4 और 6 कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जा रहा है, मतलब p इसमें उपकोष में, जो इसका जो उपकोष होता है यानी कि किस तत्व का, किस ब्लॉक का ये तत्व होता है, p ब्लॉक का क्या होगा, तत्व होगा। और दूसरी बात करते हैं पीरियड, एक होता है पीरियड और एक होता है हमारे पास ग्रुप यानी कि आवर्त और वर्ग। आवर्त की बात करते हैं तो कार्बन सेकंड नंबर का होता है, सेकंड नंबर का क्या होगा, देखो दो होते हैं, एक होता है आवर्त जिसको बोलते हैं पीरियड, एक होता है ग्रुप जिसको बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग की बात करते हैं तो सेकंड नंबर का क्या होता है, सेकंड आवर्त का तत्व होता है कार्बन। और वर्ग की बात करते हैं यहाँ पर तो वर्ग नंबर 14 ये जो 14 नंबर होता है इस वर्ग का कार्बन क्या होता है, तत्व होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है ये कैसे होता है, चतुस्सेज होता है, टेट्रावेलेंट। अब ये टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हुआ, देखो ये कार्बन है आपके पास, ठीक है। तो इस कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कोषों में कैसे दर्शाए जाएंगे, तो देखो ये हमारे पास KL, ये पहला हो गया KLMN, ऐसे कोष चलते हैं। लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और इसमें 2 और 4 का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, एक इसमें और एक, जो बाकी 4 बचेंगे हमारे पास 1 2 3 4, ये क्या पर भरे जाएंगे यहाँ पर। यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या लगाते हैं, लगातार रूप से सर्किल में चक्कर लगाते हैं।
तो आपके सामने ये बात जरूर आएगी कि कार्बन कैसा होता है, चतुसंयोजी तत्व होता है। अब इस चतुसंयोजी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो उनकी क्या हो जाती है। अगर बात करते हैं संयोजकता की, तो अधिकांशतः जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही क्या होती है, उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 4। तो कार्बन की जो संयोजकता होगी, वैलेंसी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन कैसा हो जाएगा, चतुसंयोजी। कैसा हो जाएगा, चतुसंयोजी। अब देखो ये कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन के इतने से जो ये मैटर है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 1% कहीं ना कहीं आपको हर 1-2 साल में छोड़कर 1% आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो एक बार फिर से देखना है इन चीज़ों को कि कार्बन की हम यहाँ से बातें स्टार्ट की थी। कार्बन ग्रीक भाषा का शब्द होता है और ग्रीक भाषा में कार्बन को बोला जाता है कार्बो, और इस भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है काला या श्याम, जिसको हम ब्लैक बोलते हैं। फिर हमने देखा इसका एटॉमिक नंबर जो कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, वो होता है 6। फिर हमने देखा इसका एटॉमिक मास, वो होता है 12। और फिर हमने देखा इसका सिंबल, जो सिंबल आपके सामने ये देखो, सी से इसको डिनोट करते हैं कार्बन, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी, दोनों सही होंगे। फिर हमने बात की कि किस उपकोष का तत्व कार्बन होता है। फिर हमने देखा उपकोष पी, कैसे देखा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जा रहा है, पी में, तो ये बच गया क्या, कौन से तत्व का। ऐसे क्या देखते हैं हम, तत्वों को देखते हैं कि किस प्रकार से तत्वों को पहचान की जा सकती है कि किस उपकोष का तत्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना, लास्ट में आए वो जो हो जाएगा वो किस उपकोष का तत्व होगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन से। और फिर देखते हैं आवर्त, तो जो दूसरा नंबर का आवर्त होता है, ये आवर्त होते हैं, ये वर्ग होते हैं, और जो वर्ग होता है वो कौन सा होगा, कार्बन का 14 नंबर। फिर हमने देखा क्या कि ये कार्बन होता है वो चतुसंयोजी होता है। और चतुसंयोजी की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में भर जाएंगे, और फिर ये जो बाहर बच जाएंगे 4, वही क्या हो जाएगी, तत्वों की संयोजकता हो जाती है। और कार्बन कैसा होता है, चतुसंयोजी। फिर देखते हैं हम क्या कि समस्थानिक। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह होगी यहाँ पर कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के समस्थानिक जो होते हैं वो उनकी संख्या होती है 5। जैसे कार्बन 11, 12, 13, 14, 15। तो ये देखो हम बात करते हैं क्या, अब इसके बाद देखते हैं आगे। एक बार दिमाग में थोड़ा सा हल्का सा जोर दोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। याद तो आपको ही करना होगा, लेकिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं समस्थानिक। अब ये समस्थानिक और संभारिक ये क्या होते हैं, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। समस्थानिक अब देखो ये जो समस्थानिक होता है यानी कि आइसोटोप्स होते हैं। अब ये आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स, इसको एक बार इंग्लिश में देख लेना आप, आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, परमाणु क्रमांक इक्वल यानी कि समान होंगे, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि हम देखेंगे कार्बन के समस्थानिक, और जैसे ही कार्बन के समस्थानिक देखेंगे, कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 5, जिसमें से ये हो गया आपके कार्बन के समस्थानिक, जिसमें से देखो जो हमारे पास पहला हो जाएगा वो हो जाएगा C6 11, फिर जो दूसरा हो जाएगा हमारे पास वो कैसा होगा C6 12, और जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है C6 13, और जो फोर्थ होता है हमारे पास वो होता है C6 14, और जो 5 होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा C6 6 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास देखो ये कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन इसमें है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, कार्बन 11, यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो दोनों होते हैं समस्थानिक, ये कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी
रेडियोधर्मी क्या होंगे, समस्थानिक होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी। तो इसको नोट कर सकते हैं हम, रेडियोधर्मी। अब देखो रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव, तो ये क्या हमारे पास कार्बन के समस्थानिक होते हैं, और कार्बन के समस्थानिक होते हैं 5, जिनमें से देखो 6 कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15। अब देखो साथियों इसमें आगे क्या होगा, जो हमारे पास ये दोनों है, ये कार्बन 14 और कार्बन 15, तो ये दोनों कैसे समस्थानिक होते हैं, रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं। लेकिन अब देखो इसमें ये मालूम होना चाहिए, जो हमारे पास ये होता है कार्बन, ये जो होता है हमारे पास C6H12 में, इससे क्या करते हैं कि जीवाश्मों की जो आयु के निर्धारण की कार्बन डेटिंग विधि में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म यानी कि कई वर्षों पहले जमीन के अंदर धस गए या फिर दब गए, तो उनकी जो अवशेष बचे हो जाते हैं उनको बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म की आयु की निर्धारण की जो कार्बन डेटिंग विधि होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, C14 का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर जीवाश्मों की जो आयु निर्धारित की जाती है, आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। आयु निर्धारण की जो कार्बन आयु निर्धारण की विधि कौन सी होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, वो होती है कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि होती है। और देखो ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारे पास अन्य धातु होती है, हमारे पास जो अन्य धातु होती है, जैसे कि क्या होता है, धातु होती है अन्य, मतलब इस कार्बन के अलावा, जो जीवाश्मों के अलावा धातुओं के क्या होते हैं, जैसे एक होता है यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238, इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, जैसे अन्य धातु होते हैं, यानी कि कोई भी धातु ले लो, जैसे 235 और 238, देखो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब इन दोनों में के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी अन्य धातु होती है कार्बन डेटिंग विधि में तो इसका यूज किया जाता है कार्बन 614 का, लेकिन जो अन्य धातु होती हैं, अन्य कोई भी धातु होगी, अगर उनकी आयु के बारे में अगर निर्धारण की बात करते हैं, आयु का निर्धारण की बात करते हैं अन्य धातुओं की, तो वो किसके द्वारा की जाती है कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के द्वारा क्या किया जाता है, रेडियो डेटिंग विधि काम में ली जाती है। यूरेनियम 235 और 238 के द्वारा, देखो यहाँ पर अन्य धातुओं की जो भी आयु निर्धारण की बात करेंगे तो वहाँ पर यूज लिया जाएगा रेडियो डेटिंग विधि, मेथड। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, आइसोटोप्स की, यानी कि समस्थानिक की। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप फिर से देखना कि समस्थानिक क्या होते हैं, कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15। इनमें से कार्बन जो होगा हमारे पास कार्बन 14 और कार्बन 15, इन दोनों को बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और फिर देखो इसके बाद हमने बात की कि कार्बन C14 जो होगा हमारे पास, उसके द्वारा क्या की जाती है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है, और जो विधि काम में ली जाती है वो होती है कार्बन डेटिंग विधि। और फिर इसके बाद में हमने देखा जो भी अन्य धातु होती है उसमें जो आयु का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है रेडियो डेटिंग विधि, और उसमें काम में लिया जाता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया कार्बन के समस्थानिक। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो अपर रूप होते हैं, अब कार्बन के अपर रूप होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अपर रूप क्या होते हैं, क्योंकि अपर रूप नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट अगर पढ़ेंगे क्या कार्बन के अपर रूप, तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि अपर रूप होते क्या है। देखो अपर रूप, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि जो अपर रूप होते हैं इनकी परिभाषा कैसे निकाल सकते हो कि जब कोई 2 तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाएंगे। देखो अपर रूप नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई भी होता है अपर का मतलब होता है ऊपर। तो आप है ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, अगर डेफिनेशन की बात करते हो आप तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो अपर रूप यानी ऊपर वाला रूप, तो ऐसा कोई भी तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूप में पाए जाए जिनके भौतिक गुण तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएंगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, समान होते हैं। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने पहले पढ़ भी लिए हैं, तो आप नहीं देखे हो उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लेना। लेकिन इसकी बात करते हैं कि जब
कोई तत्व दो या दो से अधिक रूप में पाया जाता है, लेकिन उसके क्या होंगे, भौतिक गुण तो क्या हो जाएंगे, समान भिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होंगे, देखो भौतिक गुण तो क्या हो जाएंगे इसके, भौतिक जो गुण होते हैं वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग। लेकिन बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की, तो रासायनिक गुण हो जाएंगे इनमें कैसे, समान समान। ठीक है, तो फिर से अगर परिभाषा की बात करते हैं कि जब ऐसा कोई तत्व जो दो या दो से अधिक रूप में पाया जाता हो, जिनके भौतिक गुण तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अपन को पढ़ना क्या है, क्योंकि अपर रूप की अपनी डेफिनेशन देख ली, इसको हमने डिफाइन भी कर दिया। अपन अब देखेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होता है नॉन क्रिस्टलीय यानी कि अक्रिस्टलीय। तो देखो क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन की, कार्बन की अपर रूप। अगर कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं यहाँ, तो दो रूप में देखेंगे कार्बन के अपर रूप। पहला जो होगा हमारे पास क्रिस्टलीय, जो क्रिस्टलीय अपर रूप होता है इसको बोलते हैं प्यार से क्या, क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टलीय। और अगर बात करते हैं किसकी, अक्रिस्टलीय की, अगर बात करते हैं साथियों अक्रिस्टलीय अपर रूप की, तो अक्रिस्टलीय अपर रूप को प्यार से बोला जाता है क्या, नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नहीं क्रिस्टलाइन। ठीक है, सुनते ही उल्टा हो यार आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दो प्रकार के। लेकिन देखो इसमें जो इसकी डेफिनेशन होगी बहुत ही आसान है। कैसे होगी, कि देखो क्रिस्टलीय, क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे NaCl, आपका अच्छे से देखा होगा नमक, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ होगा। नमक की जो संरचना होती है वो ऐसे होते हैं, जो साबुत नमक होता है उसकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टल के समान होती है, यानी कि पिसा हुआ नमक जो आप खाते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो नमक जो डायरेक्टली समुद्र से निकाला जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, उसमें जो उसकी जो नमक का जो साइज होती है, ज्यामिति होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि क्रिस्टल के रूप में। तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे कि इनकी ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित होगी। देखो इसमें क्या हो सकता है, ज्यामिति क्या कैसी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी बात, एक बात ये होगी कि ज्यामिति निश्चित हो जाएगी, दूसरी बात क्या हो सकती है इसमें, इसका जो पैटर्न होता है ना, व्यवस्था, वो कैसी होगी, दीर्घपरासी होगी। देखो व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है पैटर्न, व्यवस्था पैटर्न, इंग्लिश में प्यार से बोलते हैं पैटर्न। तो इसकी जो ये अगर व्यवस्था की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो कैसा होगा, दीर्घपरासी, यानी कि देखो दीर्घपरासी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें तीन बात आपको याद रखनी होगी, और तीन बात देखो, एक तो क्या कि इसकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होगी, और इसकी जो व्यवस्था होगी वो दीर्घपरासी होगी, यानी कि मतलब जुड़ती हुई श्रृंखला के रूप में क्या पाई जाएगी, ज्यामितियाँ पाई जाती है। लेकिन उदाहरण की बात देखते हैं इसकी। तीसरी बात हमारे पास जो होगी उदाहरण, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि कौन सा कार्बन का अपर रूप क्रिस्टलीय में शामिल होता है, कौन सा अक्रिस्टलीय में। तो देखो अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं तो हम देखेंगे क्या, हीरा हमारे पास फुलरिन हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है। अब देखो ये उदाहरण जो होते हैं हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो ये ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के साथ एक और आप डाइट जोड़ लेना, ग्रेफिन, बहुत ही पतली क्या होती है। अब देखो ये ग्रेफाइट, हीरा और ये जो चारों हमारे पास क्या थी, किसके उदाहरण हो जाएंगे, क्रिस्टलीय के, क्रिस्टलीय रूप के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखो इसका उल्टा उसमें हो जाएगा, उदाहरण चेंज हो जाएंगे, लेकिन देखो ज्यामिति क्या होगी, इसमें निश्चित है तो उसमें क्या होगी, ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्यामिति निश्चित नहीं होती। अब दूसरा देखो इसमें क्या होगा, व्यवस्था कैसे होगी, दीर्घपरासी होगी, तो यहाँ पर जो व्यवस्था होगी छोटी हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी को जलाएंगे जलकर राख हो जाएगी। फिर देखो इसके हम देखते हैं व्यवस्था पैटर्न, तो कैसी हो जाएगी, दीर्घपरासी हो जाएगी। अब दीर्घपरासी हो जाएगी, फिर हम देखते हैं उदाहरण। अब इसमें उदाहरण क्या हो, देखो आप इनकी सभी की जो आकृति होती है, जैसे हीरा की चतुष्फल की ऐसे आकृति होगी। अच्छा इसमें नहीं आ रहा क्या, व्यवस्था, हाँ देखो इसका उल्टा होगा, ये इसकी जो व्यवस्था होगी वो दीर्घपरासी, मतलब उल्टा होगा, बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। देखो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब लघु परासी हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये उदाहरण देखो, इसमें सभी की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, निश्चित होती है। लेकिन इसमें देखो, जैसे हम बात करते हैं लकड़ी की, लड़की की नहीं, लकड़ी की, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, लकड़ी से बनेगा क्या, कोयला, और कोयले से क्या बनता है, आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोक, और कोक का मतलब चारकोल, चारकोल से कज्जल, कज्जल का मतलब काजल जो आंखों में लगाया जाता है। तो अगर उदाहरण की बात करते हैं तो देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। सबसे पहले लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी, फिर कोयला, फिर चारकोल, फिर चारकोल से यहाँ पर कोक हो जाएगा, कोक से हो जाएगा कज्जल, कज्जल का मतलब समझ रहे हो ना, काजल, ठीक है। तो देखो साथियों, अब इसमें बहुत ही आसान है ये, क्यों होगा, क्योंकि क्रिस्टलीय प्ररूप की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय प्ररूप का मतलब होता है क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इनकी ज्यामिति कैसी होगी, निश्चित होगी, और इनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, दीर्घप्रासी होगी। और उदाहरण की बात करते हैं, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, इनको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर इसके बाद में देखेंगे क्या, अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय प्ररूप का मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, और दूसरी बात, इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होगी, निश्चित नहीं होती। और दूसरी बात इसमें जो इसकी व्यवस्था हो जाएगी वो लघुप्रासी हो जाएगी। और जो उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, वो कैसी हो जाएगा, लकड़ी, कोयला, चारकोल। स्पष्ट है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो ये कार्बन के अपरूप है 2 प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, और इनमें से पूछा जाएगा फिर आपको क्या, उदाहरण। तो उदाहरण आपको याद रखने होंगे, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर देना नहीं है, सिंपली याद हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है वैसे तो। फिर हम देखते हैं क्या, एक एक करके देखेंगे, हीरा, अब पढ़ेंगे क्या, हीरा, डायमंड। जैसे हीरे की बात करेंगे यहाँ पर, अब देखो हीरा, हीरा क्या होता है, डायमंड। और डायमंड की बात करते हैं यहाँ पर, देखो डायमंड, ठीक है। तो अभी डायमंड के बारे में अपन क्या जानते हैं कि जो ये होता है हीरा, कार्बन का सबसे जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है, हीरा होता है, एक बात। और दूसरी बात, प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, हीरा होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, शुद्धतम रूप क्या होगा, हीरा, ठीक है, एक बात। और अगर प्रकृति में जो भी पदार्थ, ज्ञात पदार्थ है, प्रकृति में ज्ञात पदार्थ, उनमें सर्वाधिक क्या हो जाएगा, ये कठोर, सर्वाधिक कठोर होता है कौन सा, हीरा। ये 2 बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो, हीरे में एक कार्बन जो होता है वो, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर क्या करता है, त्रिविमीय चतुष्फलक की ज्यामिति संरचना बना लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी संरचना में बूंद आपस में क्या हो जाते हैं, पास पास में हो जाते हैं, जिससे इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाती है। कि जैसे हीरा है, देखो ये हमारे पास हीरा हो गया, जैसे इसकी संरचना देखते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। अब इसमें क्या होगा, जैसे बॉन्ड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड मिलते हैं ना यहाँ पर, तो एक जैसे यहाँ से मैं बना दूँ ये ये ये, अब ऊपर एक सिंगल था, फिर नीचे डबल हो गए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक, अब यहाँ से तो ले नहीं सकते, 3 बनानी पड़ेगी यहाँ पर, देखो इधर से ले लेते हैं। अब साथ ही इसमें देखो आप, ये क्या होती है, हीरे की संरचना होती है, ठीक है। ये हीरे की क्या होती है, संरचना होती है। इसमें क्या होता है, जैसे एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन, ये क्या करता है, 4 जो अन्य कार्बन परमाणु होते हैं हीरे में, क्या होता है, एक कार्बन परमाणु से 4 अन्य क्या करेंगे, 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़कर त्रिविमीय चतुष्फलक की ज्यामिति, 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, त्रिविमीय चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करते हैं।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक कार्बन से 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़कर क्या बना लेते हैं, यहाँ पर त्रिविमीय चतुष्फलक की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनकी जो बॉन्ड एंगल हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। और दूसरी बात, एक तो आप बड़ी लकड़ी को तोड़ो और एक छोटी लकड़ी को तोड़ो, या फिर लोहे की कोई भी छड़ ले लो। अगर आप बड़ी छड़ होगी उसको आप आसानी से मोड़ सकते हो, लेकिन जैसे छोटी छड़ होगी उसको आप नहीं मोड़ सकते आसानी से। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि बंद दूरी होगी, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.54 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को अगर मैं पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, अगर मैं पिकोमीटर में चेंज करूँगा तो क्या कर दूंगा, 154 पीएम। इस एंगस्ट्रॉम को 100 से गुणा कर दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पिकोमीटर में। तो ये जानकारी आपके अनुसार बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। देखो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड दूरी होती है, बॉन्ड डिस्टेंट होगी दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नहीं आता है तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज होता है पीएम में। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, तो ये क्या हो गया, 154 पिकोमीटर। अब इसके बाद यह देखते हैं कि कार्बन के मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन के मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है। कार्बन के मध्य जो बंद कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात आपको नोट करके अच्छे से याद रखनी होगी। अब दूसरी बात, दो बात और, कि ये जो हीरा होता है हमारे पास, ये हीरा, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, यानी कि ये करंट नहीं दौड़ता है इसके अंदर। तो अगर करंट जिस वस्तु में नहीं दौड़ेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्या, कि विद्युत का कुचालक। लेकिन अगर मैं इसको धूप में रख दूं या फिर मैं इसको अग्नि के पास ले जाऊं, कोई भी उष्मा के पास ले जाऊं, तो ये क्या करता है, जैसे इस कॉर्नर को मैं अगर उष्मा के पास रख दूं तो ये क्या करेगा, यहाँ से गर्म होता होता यहाँ तक गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट है कि उष्मा का सुचालक। देखो अलग अलग कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि पहला तो विद्युत का कुचालक होगा क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह होता ही नहीं है। फिर अब दूसरा जो प्रश्न होगा वो विद्युत का सुचालक। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कार्बन के जितने भी अपरूप होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, उष्मा का चालन करते हैं, यानी कि उष्मा का सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या होता है, हीरे का जो हीरे में संकरण की बात भी यहीं कर लेते हैं। अगर बात करते हैं हीरे, तो हीरे की बात करते हैं यहाँ से अलग। अगर बात करते हैं संकरण की, हीरे में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। देखो इसमें क्या होगा, संकरण निकालने का तरीका बता देता हूँ पहले, लेकिन इससे पहले आप ये देख लो कि हीरे में जो संकरण होता है वो sp3 होता है। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हीरे की संरचना होती है वो कैसी होती है, वो होती है त्रिविमीय चतुष्फलकीय। इसका मतलब ये हुआ कि, और देखो ये बात, 4 अन्य कार्बन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि संकरण नोट, चूंकि अलग से आप नोट कर लेना कि संकरण निकालने का बहुत ही आसान तरीका होगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो इसमें यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर कार्बन 4 होते हैं। 4 का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होते ही हैं। जैसे ये कार्बन की चतुष्फलक की संरचना होती है, ये क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ था कि सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, ये रही 4, तो मैं यहाँ पर 4 रखूँगा, प्लस यहाँ पर लोन पेयर है नहीं तो 0 रखूँगा। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमारे पास संकरण होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। अब 4 में सबसे पहले हम लेंगे कौन सा कक्षक, लेंगे एस कक्षक, और बच गए कितने, 3। एस के बाद आता है पी, तो पी के कितने बचाएंगे, 3। तो संकरण कैसा हो गया, sp3 संकरण हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब इसके बाद आप देखते हैं, हम देखते हैं क्या। अब देखो 1 मिनट, फोन आ गया, इसको थोड़ा साइलेंट करते हैं। 1 मिनट, इसमें फ़ोन आ गया किसी का, तो बंद करते हैं पहले, फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ से आगे, ये आपको संकरण निकालने का फॉर्मूला आपके सामने था, जो कि समझ में आ गया होगा। अब साथियों देखो 2-4 बात और जान लेते हैं हीरे के बारे में। हीरा होता है चमकीला,
और चमकीला होता है, सभी को मालूम होता है चमकीला होता है। कोई अपनी बहन के लिए हीरा लाता है, कोई अपनी वाइफ के लिए लाता है, कोई अपनी जेब के लिए लाता है, ये तो चलता रहता है सिस्टम। लेकिन इसमें जो चमक होने का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? देखो ये पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे अपन। हीरा कैसा होता है? हीरा चमकीला होता है, सभी को पता है चमकीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो चमक का कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बात हो गई कि हीरा कैसा होता है? चमकीला होता है, लेकिन इसकी चमक का जो कारण होगा वो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात और देखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट और देखिए, और पॉइंट की बात करें तो हीरा कैसा होता है? हीरे की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ डायमंड, अगर हीरे की प्रकृति की बात करते हैं तो कैसी होती है? विषैली प्रकृति का होता है। अब विषैली प्रकृति का मतलब क्या होता है कि देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर एक राजा की दुश्मनी दूसरे राजा से हो जाती थी तो वो क्या करता था, अपनी मतलब या तो क्या करता था वो दूध बेचता था, या फिर क्या करता था कि किसी की शादी यानी कि अपनी महल में से या तो अपनी बेटी की या फिर अन्य कोई भी दासी हो उसकी शादी जिस राजा से दुश्मनी होती थी उसके बेटे से या राजकुमार से शादी कर देता था। और साथ में क्या बेचता था? डाउरिया, जिसको आप बोलते थे कि दासी की जो रानी होती है उसकी सेवा करने के लिए, जो जिनको आप दासी भी बोल सकते हो, सेवा करने के लिए राजा उसके साथ भेजता था। तो वो क्या करता था कि हीरा बेचता था साथ में। और उनमें से कुछ से दासियाँ ऐसी होती थी, उनका काम यही होता था कि कैसे भी करके हीरे की इस जो ये हीरा है इसको उस राजा को या फिर राजकुमार को उसके ओठों तक या फिर जीभ की तक कैसे भी पहुँचाना होता था, यानी कि चटवाना होता था, ऐसे समझो एक तरह से, जिससे क्या हो जाता था, उस राजा की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में आप ये मत सोचना कि हीरे को अगर आपको दिख जाए तो ऐसे सोचो कि इससे तो मर ही जाएंगे, हाथ लग जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। आज का जो हीरे होते हैं वो होते हैं कि कैसे शुद्ध किए हुए, यानी कि उनका अयस्क नहीं होता उसके अंदर, हीरे के अंदर एकदम प्योर कैसा डायमंड जो होता है वो एकदम प्योर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो दो पॉइंट और देखेंगे इनमें, तीन हीरो की बात करेंगे हम, तीन प्रकार के हीरो की। एक होता है कलिनन हीरा होता है, होप हीरा होता है और कोहिनूर हीरा होता है। ठीक है, अब इनमें कितने तक कैरेट का जो ये कलिकन होप और जो कोहिनूर होते हैं, तो इनके कैरेट कितने तक होते हैं? यानी कि सीधी सी कहने की बात ये होती है कि हीरे की शुद्धता का मापन कैरेट में करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हीरे की शुद्धता का मापन किस में करते हैं? कैरेट में करते हैं। तो ये बात है हमारे पास कि अगर हीरे की शुद्धता की बात करते हैं, हीरे की शुद्धता, अगर शुद्धता की बात करते हैं, शुद्धता की मापन की बात करते हैं तो किस में की जाती है? कैरेट में की जाती है। और कैरेट में की जाती है तो हमें ये मालूम होना चाहिए, देखो ये तो हम ले लेते हैं यहाँ पर हीरा, यहाँ ले लेते हीरा और यहाँ पर ले लेते कैरेट। अब देखो एक होता है कलिनन हीरा, एक होता है होप हीरा और एक होता है कोहिनूर। अब देखो ये होप हीरा और कोहिनूर हीरा ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, और ये कोहिनूर वो कोहिनूर है जो हमारे इंडिया से चुराया गया था और फिलहाल में इंग्लैंड की महारानी के ताज में इसका छोटा सा टुकड़ा सजाया गया है, लेकिन इसका जो बाकी टुकड़ा है वो इंग्लैंड के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। आप ये सोच रहे हो कहीं कि जो यहाँ से हीरा चुराया गया था उसका पूरा का पूरा भाग इंग्लैंड की महारानी के ताज में सजाया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा किसमें, जो इंग्लैंड की महारानी है उसके ताज में सजाया गया है, और बाकी जो भी है वो कहाँ पर रखा है? इंग्लैंड के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। तो देखो ये होता है हमारे पास 3132 कैरेट का, ये होता है हमारे पास 465 कैरेट का, और ये होता है हमारे पास लगभग 187.5 या फिर 6 कैरेट का। ठीक है, आज इसकी ये अप्रोक्सीमेट होता है 187.6 कैरेट का। देखो इसका ये प्रश्न यहाँ से हो सकता है पुटअप, आपको ध्यान रखना होगा। जो कालिनन हीरा होता है ये होता है 3132। देखो 3132 से तो सिंपल है, कलिनन 3132, होप 465 और कोहिनूर जो हीरा होता है ये होता है 187.6 कैरेट का। हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सबसे महंगा जो हीरा था वो यही था, बाकी इससे भी महंगे हीरे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। अब देखो एक पर्सन एग्जाम में पूछा हुआ था कि काले रंग के हीरे को क्या कहा जाता है, तो जो बोर्ट होता है, बोर्ट काले रंग का जो हीरा होता है उसको क्या बोला जाता है? तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ कि जो काले रंग का हीरा होता है, काले रंग का हीरा उसे क्या बोला जाता है? बोर्ट। ये बात प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट करके याद रख लेना।
और दूसरी बात हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, सर्वाधिक होता है ये जो अपवर्तनांक में होगा सर्वाधिक 2.42। अगर अपवर्तनांक की बात करते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक वो कितना होता है 4 कितना हुआ 2.42, ये सर्वाधिक होता है। और हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि 64 डिग्री होता है हीरे के लिए क्रांतिक कोण। देखो क्रांतिक कोण मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर कोई किरण यहाँ से जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर दूसरे में देखेंगे यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से ये हो गई, फिर तीसरे में हम देखते हैं कि यहाँ से जा रही है इसी कोण से वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं कि क्रांतिक कोण। इस कोण से जा रही है उसी कोण पे किरण वापस आ जाना। तो क्रांतिक कोण का मान पूछे हीरे के लिए तो वो होता है 24 डिग्री। तो अगर बात करते हैं क्रांतिक कोण के लिए, अगर हीरे के लिए क्रांतिक कोण की बात करते हैं साथियों तो वो होता है हमारे पास कितनी डिग्री 24 डिग्री। आ रही कुछ बात समझ में, तो ये बात होगी। और अब देखते हैं हीरे का उपयोग। देखो हीरे का उपयोग सभी को पता है कि आभूषणों में इसका आभूषण बनाने में क्या किया जाता है यूज किया जाता है, और कांच काटने में इसका यूज किया जाता है। बोलते हैं जहर को जहर काटता है और लोहे को लोहे काटता है, इसी प्रकार उसी प्रकार हीरे की कटाई में यूज लिया जाता है। तीन बात। और एक और होता है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो फोनोग्राम होती है, फोनोग्राम की जो सुई होती है उसमें किस पदार्थ का यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, तो फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फोनोग्राम क्या होता है। आप सभी ने वो मूवी देखी होगी कौन सी, हम आपके हैं कौन, सभी ने देखी होगी, जिसमें एक होती है माधुरी दीक्षित और सलमान खान। तो जब दोनों परिवारों के बीच में अंतराक्षरी चल रही होती है तो उस टाइम में सॉन्ग की आवाज़ आती है, मतलब वहाँ से गाना बज रहा होता है। तो जो गाना आप देखना एक बार उस फिल्म को कि हम आपके हैं कौन, उसमें आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि देखी हुई होगी अच्छी बात है, लेकिन आपने ये कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि इसमें फोनोग्राम की ध्वनि आ रही है। तो फोनोग्राम वही वहाँ पर वही होता है जो जब दोनों परिवारों के बीच में अंतराक्षरी चल रही होती है और बीच में जो सॉन्ग बज रहा होता है जिससे जो आवाज़ आ रही होती है वो क्या होता है, वो जो वाद्य यंत्र होता है वो यंत्र उसको क्या बोलते हैं फोनोग्राम बोलते हैं। तो ये बात है किसकी, फोनोग्राम की। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, फिर हम आज की क्लास को थोड़ी देर बाद यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, यानी कि किस लिए में। देखो हीरा आपकी समझ में आ गया होगा। हीरे के बाद हमने उदाहरण में बात की थी किसी ग्रेफाइट की, फुलरीन की और ग्रेफीन की, लेकिन हम देख लेते हैं ग्रेफाइट को। अभी ग्रेफाइट जो होता है इसमें क्या पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, ये चिकना होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है सन्नेक के रूप में। अब देखो हम देखते हैं क्या ग्रेफाइट, अब देखो ये जो ग्रेफाइट होता है सबसे पहले वही हीरे की जैसे बात कार्बन की बात की थी कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी प्रकार ये भी क्या होता है। देखो बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रीक भाषा का क्या होता है, शब्द है। एक बात, अब इसमें क्या होता है, इस ग्रीक भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है ग्रेफो। अब देखो इसका जो अर्थ है वो होता है इस भाषा में क्या होता है ग्रेफो, लेकिन इस ग्रेफो का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, टू राइट, यानी कि लिखना। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसलिए आप ऐसे समझ सकते हो पेंसिल में जो रोड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इस ग्रेफो का मतलब होता है अर्थ क्या होगा, लिखना, टू राइट यानी कि लिखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, समझ में आ गई होगी। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो संरचना होती है वो होती है परतदार षटकोणीय संरचना। तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है परतदार षटकोणीय संरचना। कैसे समझनी है आपको, देखो जैसे परतदार ये हो गई, ये कैसी हो गई हमारे पास परतदार षटकोणीय। ये देखो षटकोणीय आपको दिखाई दे रही, ये परतदार संरचना आपके सामने। अब देखो इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें भी और बनाएंगे हम आगे।
देखो एक यहाँ से यहाँ। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये परत है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिसकती है, यानी कि एक स्थान से दूसरी स्थान पर क्या करती है, गति करती है। तो इसको और देख लेते थोड़ा आगे तक। अब देखो ये एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, ऐसे खिसकती है, यानी कि फिसलती है, ठीक है। अब देखो इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, वही बात जैसे हमने हीरे की बात की थी, उसके अंदर जो बंद लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक की वो थी 1.54 एंगस्ट्रम या फिर 154 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1.42। ये जो दूरी होती है यहाँ पर वो होती है 1.42, यानी कि ये तो एंगस्ट्रम में हो जाएगी, लेकिन बात करते हैं पिकोमीटर की तो 142 पिकोमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, बंद लंबाई हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की। जो मैंने लाल रेड पेन से यहाँ पर इसको मार्क किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाती है। लेकिन फिर इसमें बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, यानी कि बंद लंबाई की, बंद कोण की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 120 डिग्री। देखो सीधा सिंपल है इसमें तो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं यहाँ पर, वो कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। अब देखो ग्रेफाइट ढीले रूप से बंधे होते हैं ऐसे, तो ये इसी आधार पर कैसे क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। अब ग्रेफाइट के बारे में इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे अपन। 1 2 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 नजदीक कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर परतदार षटकोणीय संरचना बनाते हैं। हमने नोट कर दी, आप भी नोट कर लेना साथ की साथ कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर परतदार षटकोणीय संरचना बनाते हैं, एक बात। और दूसरी बात देखो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु होता है, वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, और जुड़ेगा ना तो अत्यधिक मुक्त बंध होने के कारण क्या हो जाएगा, नरम चिकना। मुक्त बंध यानी कि एक फ्री बंध हो जाता है, यहाँ पर 3 ही बंध हैं 4 के स्थान पर, तो एक बंध क्या हो गया यहाँ पर, फ्री हो गया। और जैसे ही फ्री होगा तो ये क्या कैसा हो जाता है, नरम हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और चिकने के साथ क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात इसके रंग का, अब ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ग्रेफाइट होता है इसका कलर के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में सारी बात बता देता हूँ कि जो ग्रेफाइट होता है वो होता है दूसरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। और इसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के जितने भी अपरूप होते हैं वो ऊष्मा के क्या होंगे, लगभग सुचालक होंगे। अब देखो एक बात करते हैं संकरण की, इसमें बात करते हैं संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। और संकरण की बात करते हैं तो वो होगा हमारे पास sp2। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी 1 2 3, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 3। और हमने इसका फॉर्मूला बताया था संकरण निकालने का, वो ऐसे बताया था कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, और लोन पेयर होगी यहाँ पर, तो होगा क्या, यहाँ पर कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3 प्लस यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि संकरण होगा यहाँ पर, वो कैसा हो जाएगा, एस एक ले लेंगे, फिर 2 बचेंगे, तो 2 किसके बच जाएंगे, पी के। तो हमारे पास जो संकरण था वो कैसा हो जाएगा, sp2 संकरण। फिर इसके बाद देखिए ग्रेफाइट के उपयोग, जो कि सन्नह के रूप में कुछ विशेष प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।